नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2022 में दिल्ली में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, 10 वर्कर कैन मेक 15 बॉक्सेज इन 6 डेज। हाउ मैनी बॉक्सेज विल 12 वर्कर मेड इन 3 डेज। 10 मजदूर 6 दिन में 15 डिब्बे बना सकते हैं। 12 मजदूर 3 दिन में कितने डिब्बे बनाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या होती है चेन रूल, यहाँ पे हमारे पास M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अब फर्स्ट में क्या बोला हुआ, यहाँ पे 10 वर्कर 15 बॉक्सेज बनाते हैं 6 डेज में। तो यहाँ पे हमें मैन बताए हुए हैं, मैन कितने हैं 10 मैन, मल्टीप्लाई डेज कितने हैं 6, और वर्क कितना कर रहे हैं वो 15 बॉक्सेज बना रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, अब सेकंड केस में क्या बोला हम, यहाँ पे हमारे पास हाउ मैनी बॉक्सेज, तो यहाँ पे हमने वर्क निकालना है, W2 हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमें W2 नहीं दिया हुआ है, और M2 कितने दिए हुए हैं, वर्कर कितने दिए हुए हैं 12, मल्टीप्लाई कितने दिन काम करेंगे वो 3 डेज। तो यहाँ से हम W2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 6 ओवर 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 ओवर W2। अब जो चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती हैं उसे हम कैंसिल आउट करते हैं। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 3 से 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 से 2 1 द 2, 2 6 द 12। अब फिर 2 से चला जाएगा, 2 5 द 10, 2 3 द 6, अब 5 से 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो क्या आ गया हमारे पास 1 ओवर 3 3 द 9 इज इक्वल टू 1 ओवर W2। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और W2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इम्प्लाइज दैट W2 किसके इक्वल आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू 9। तो वो 12 वर्कर 3 दिन में कितने बॉक्सेस बनाएंगे, 9 बॉक्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9 बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, 23 envelope cost rupees 57.50. How many envelope can be bought for rupees 127.5023? लिफाफों की कीमत 57.50 रुपीज़ है। 127.50 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, 23 एनवल्प की कॉस्ट दी हुई है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 23 एनवल्प कितनी दी हुई है, 57.50 रुपीज़। तो यहाँ से हम एक एनवल्प की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 एनवल्प इज इक्वल टू क्या आएगा, 57.50 रुपीज़ ओवर 23। तो यहाँ से हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़। तो ये क्या आ गई हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 एनवल्प। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि 127.50 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे एनवल्प बाउट इन 127.5023 रुपीज़। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास कॉस्ट आई है 1 एनवल्प की। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 127.5023 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 51.00092 एनवल्प। तो इसे हम अप्रोक्सीमेट मान के चलेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 51 एनवल्प। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 51 एनवल्प। क्वेश्चन नंबर 3, 2 buses start from a bus terminal with a speed of 20 km per hour at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction toward the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? दो बसें एक बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं।
एक व्यक्ति की विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने की गति क्या है यदि वह 8 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है। मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट एट 20 किलोमीटर पर आवर। लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट एट 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 मिनट एट 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला है, डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 10 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 मिनट। अब मिनट को हम आर में चेंज कर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसे 60 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10/60 आर। तो कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे 10 1 द 10, 10 6 द 60, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से 2 3 द 6, 2 10 द 20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया 8 मिनट एट 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे हमारे पास टाइम किस में दिया हुआ मिनट में, तो इसे हम चेंज कर लेंगे किस में, आर में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 8/60, कैंसिल आउट करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 4 द 8, 2 30 द 60, 2 से 2 2 द 4, 2 15 द 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास 10/3 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। आर से यहाँ पे भी आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 20 प्लस एक्स इंटू में 2/15 किलोमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 15 कट जाएगा, 3 से 3 1 द 3, 3 5 द 15, 2 से 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास 5 5 द 25। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स किलोमीटर। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 20 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का। तो क्या आ गया हमारे पास 25 माइनस 20 किलोमीटर इज इक्वल टू x। किलोमीटर यहाँ से हम कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 25 में से 20 गए तो कितने बचे 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 5। और x हमने किससे माना था, स्पीड ऑफ मैन। तो स्पीड ऑफ मैन कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 trains from Mumbai leave Delhi at 6 a.m. and 6:45 a.m. and travel at 100 km per hour and 136 km per hour respectively. How many kilometer from Delhi will the two train be together? मुंबई के लिए दो ट्रेनें दिल्ली से 6 बजे और सुबह 6:45 प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 136 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी या फिर दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगी। डिफरेंस इन डिपार्चर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है डिपार्चर का वो निकाल लेते हैं। तो 6:45 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कितना 6:00, तो हमारे पास जो टाइम डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 45 मिनट का। अब 45 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे आवर्स में, तो क्या आ जाएगा 45/60 आवर। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं 15 से, 15 3 द 45, 15 4 द 60।
तो हमारे पास टाइम डिफरेंस कितना आ गया दोनों गाड़ियों के बीच, 3/4 का। अब मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो क्या है, x। लेट डिस्टेंस b इज इक्वल टू x किलोमीटर। ये कौन सा डिस्टेंस आएगा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिल्ली वेयर दे मीट, फ्रॉम दिल्ली वेयर दे मीट। अब दोनों ट्रेनें अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन एट 136 किलोमीटर पर आवर, 136 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू T1 आर। तो हमने ये टाइम कितना ले लिया, T1 आर। अब दूसरा क्या हमारे पास, टाइम टेकन एट 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये तो हमने T1 ले लिया, अब जो दूसरा टाइम आएगा उसमें हम टाइम डिफरेंस भी है, तो वो कितना है 3/4 आवर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस 3/4 आवर। तो ये आ गया हमारे पास टाइम दोनों ट्रेन का। तो अब निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस निकालना हमने, तो क्या आ जाएगा 100, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई में टाइम कितना लगा, टाइम आ गया हमारे पास T1 प्लस 3/4 आवर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब दूसरे केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो हमने फाइंड करना है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 136 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई T1 आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हम इसे सोल्व कर लेंगे, तो T1/1 इंटू में प्लस 3/4 का एलसीएम लेंगे, तो इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे 100 किलोमीटर इंटू में 4 T1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 136 T1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 1 द 4, 4 25 ज़ा 100। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 25 4 द 100 T1 प्लस 25 3 द 75 इज इक्वल टू, किलोमीटर किलोमीटर यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 136 T1। अब 100 T1 ऐसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव का और राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 75 इज इक्वल टू 136 T1 माइनस 100 T1। तो T1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास 75 इज इक्वल टू T1 इंटू में 136 में से 100 गया तो कितना बचा 36। अब ये 36 इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो T कितना आ जाएगा हमारे पास T1 इज इक्वल टू 75/36 implies दैट, तो T1 इज इक्वल टू 2.083। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 2.083। अब हमारे पास टाइम आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे स्पीड भी है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इम्प्लाई इज इक्वल टू, अब स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 136 किलोमीटर पर आवर, तो 136 किलोमीटर पर आवर, और मल्टीप्लाई में टाइम तो आर में आए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आर, तो टाइम कितना लगा 2.083 आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 283.3 किलोमीटर, 283.3 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 283.33 किलोमीटर बोले या फिर 283.3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट and complete 5/8 of the job in 10 days. At this rate, how many more days will it take to finish the job? एक व्यक्ति एक परियोजना पर कार्य करता है
और कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। इस दर पर से उसे कार्य समाप्त करने में और कितने दिन लगेंगे। तो मान लेते हैं लेट द वर्क बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब उसने कितना काम किया 1 यूनिट का, 5/8 पार्ट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5/8 ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, वो कितने दिनों में कवर कर रहा है। 1 यूनिट का 5/8 पार्ट वो कर रहा है 10 डेज में, 10 डेज। तो 1 यूनिट कितने दिनों में खत्म करेगा वो, 1 यूनिट वर्क इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8/5, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 8 द 16 इज इक्वल टू 16 डेज। तो जो हमारे पास ये 1 यूनिट वर्क है तो वो टोटल कितने दिनों में खत्म करेगा, 16 डेज में। तो अब निकाल लेते हैं। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो क्या आ गया हमारे पास, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 5/8, 5/8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा एलसीएम 8, यहाँ पे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3/8 वर्क जो है वो हमारे पास क्या बच गया, रिमेनिंग वर्क। तो अब ये 3/8 वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा सेम रेट से, तो वो हमने फाइंड करना है। तो 5/8 ऑफ यूनिट वर्क को वो खत्म कर रहा है 10 डेज में, तो 1 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा, 16 डेज में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/8 ऑफ यूनिट वर्क को कितने दिनों में वो खत्म करेगा इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई यूनिट वर्क, इसके यूनिट वर्क को वो कितने दिनों में खत्म करा है 16 डेज में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 डेज, तो मल्टीप्लाई 16 डेज। तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 8 1 द 8, 8 2 द 16, तो 3 2 द 6 इज इक्वल टू 6 डेज। तो वो जो बचे हुए काम को कितने दिनों में खत्म करेगा सेम रेट से, 6 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, अगर होगा तो वो क्या होगा हमारे पास 6 डेज, बट यहाँ ऑप्शन में हमारे पास वो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट 3 + 6 मल्टीप्लाई ओपन ब्रैकेट 5 + 4 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 - 7। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सब एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हुए हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है जिस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ना अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 6 मल्टीप्लाई 5 + 4 9 डिवाइडेड बाई 3 - 7। अब ब्रैकेट ओपन होगी, अब ब्रैकेट के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप है, डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 6 मल्टीप्लाई 9 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो कितना है 3 - 7। अब डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मल्टीप्लाई करना। तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 + 6 3 = 18 - 7। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिशन, इंप्लाइज दैट 18 + 3 कितने होते हैं 21 - 7। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना। तो 21 में से 7 गए तो कितने बचे हमारे पास 14। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 14। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 14। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस ओपन ब्रैकेट 18 - 6 ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तब हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 18 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 12 मल्टीप्लाई 9। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डिवीजन। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे किसे, 55 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ। तो क्या आएगा 11 1 = 11, 11 5 = 55। तो हमारे पास सोल्व करके कितना है 5 प्लस अब 12 मल्टीप्लाई 9। अब डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना। तो 5 + 12 9 = 108।
अब मल्टीप्लाई के बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ऐड करना। तो 108 + 5 कितने होते हैं, 113। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 113। क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट 5 + 5 × 5/5 - 5। तो अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तब हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे, बोर्डमास रूल। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। उसका नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड करना, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में है तो 5/5, तो ये डिवाइड का साइन होता है, तो 5 को 5 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया, 1। तो 5 + 5 × 1 - 5। अब डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मल्टीप्लाई करना, तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 5 + 5 - 5। अब मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एडिशन, तो 5 + 5 कितने होते हैं, 10 - 5। एडिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, तो 10 - 5 = 5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5। क्वेश्चन नंबर 9, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9 इज व्हाट। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है कि जो 1.14 है वो इज इक्वल टू कितना प्रतिशत, मतलब कि कितना प्रतिशत है किसका, 1.9 का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.14 इज इक्वल टू कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x% ऑफ 1.9। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.14 इज इक्वल टू x/100 × 1.9। तो यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 114/100 इज इक्वल टू x/100 × 19/10। तो x/100 को हम यही रहने देंगे, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो 19/10 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 114 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1140 डिवाइडेड बाय 100 × 19। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, क्या बचा यहाँ पे, x/100 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 114/190 इज इक्वल टू x/100। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/5। तो क्या आ गया हमारे पास, 3/5 इज इक्वल टू x/100। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, इम्प्लाइज दैट 3/5 × 100 इज इक्वल टू x। तो 5 1 द 5, 5 20 द 100, 23 द 60। तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 60%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 60%। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश and 85% candidate passed in mathematics. If 73% candidate passed in both these subjects, then what percent of candidate failed in both the subject? एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 73% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पासिंग इन इंग्लिश एंड मैथ और बोथ वो निकाल लेंगे हम। क्या है यहाँ पे हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पासिंग इन इंग्लिश मैथ और बोथ, और इंग्लिश एंड मैथ, या तो इंग्लिश और मैथ बोलें या फिर बोथ बोलें, और बोथ। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू में ई क्या है हमारे पास, इंग्लिश सब्जेक्ट जो इंग्लिश में पास हुए, प्लस n इंटू में m माइनस n इंटू में
ई इंटरसेक्शन एम, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ई कितने हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, कितने परसेंट पास हुए हैं, 80%। तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा मैं, 80 प्लस, और मैथ में कितने पास हुए, 85, माइनस जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए वो कितने हैं, 73। तो 73 को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू 92%। तो ये 92% स्टूडेंट हमारे पास आ गए। अब देखो, अब हमने क्या निकालना है कि कितने परसेंट कैंडिडेट जो हैं वो परीक्षा में फेल हुए या फिर अनुत्तीर्ण हुए। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, परसेंट ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड इन बोथ, हु फेल्ड इन बोथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मान लो कि जो टोटल कैंडिडेट है वो कितने हमारे पास, 100%। तो 100% में से कितने कैंडिडेट फेल हुए, पास कितने हुए, तो वो हो गए हमारे पास 92%। तो माइनस करेंगे 92% को, और जो बच गए वो कैंडिडेट फेल हो गए। तो कितने बच गए हमारे पास, 100% में से 92% सब्ट्रैक्ट किया तो 8%। तो 8% स्टूडेंट है जो कि दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8%. Population of a town increases every year by 4%. If its present population is 50,000, then after 2 years it will be what? एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्षों के बाद यह क्या होगी। तो पॉपुलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास पी है यहाँ पे इसे हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर प्रेजेंट पॉपुलेशन, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर यहाँ पे क्या है, रेट, किस रेट से वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे जो पावर टी है हमारे पास ये किसे डिनोट कर रहा है, टाइम को। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 50,000, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है, 4%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/100, ब्रैकेट में, और टाइम कितना है, 2 ईयर, तो पावर 2 इज इक्वल टू 50,000, ब्रैकेट में, अब 4 से 4 1 द 4, 425 द 100। तो इसे सोल्व करके कितना आएगा हमारे पास, ओवर 1। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25। तो 1 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो कितना है, 25 1 द 25 प्लस 1 पावर 2 इज इक्वल टू 50,000, ब्रैकेट में कितना आ गया, 25 प्लस 1 26/25 की पावर 2 इज इक्वल टू, अब मैं इसे क्या लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूँ, 50,000 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 1 द 25, 25 2 द 100। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 2000। अब फिर से 25 से 25 1 द 25, 25 8 द 200। तो यहाँ पे कितना आ गया, 80। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो प्रेजेंट जो 2 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 54,080। तो ये जो हमारे पास पॉपुलेशन है ये कब आई, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 54,080। क्वेश्चन नंबर 14, बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹2,850 अ शॉपकीपर गेन 14%. If the profit is reduced to 8%, then the selling price will be what? एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे गिवन क्या दिया है, मान लेते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14%, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14%। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 114%, और 114% किसके इक्वल दिया हुआ है,
सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 2850 इज इक्वल टू 2850। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1% इज इक्वल टू 2850 डिवाइडेड बाई 140। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25। तो 1% की वैल्यू किसके इक्वल आ गई इज इक्वल टू 25। और 100% की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 100% इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 20। तो इज इक्वल टू कितना हो गया 100 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2500 रुपीज़। तो ये क्या आ गया ये आ गया हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास प्रॉफिट था उसे रिड्यूस कर देना है। 14% से कितना रिड्यूस करना है 8% तक। तो हम इस बेसिस पे निकाल लेते हैं कि 8% पे हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो 2500 रुपीज़ का 8% निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 8%। तो 8/100। तो 20 से 20 कैंसिल तो इज इक्वल टू कितना आ गया 25 एट द 200 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे पूछा हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना हमने किस केस के लिए सेलिंग प्राइस निकालना है जब हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा 8%। क्या करना हमने सेलिंग प्राइस निकालना है जब हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा 8%। अब हमने ये तो निकाल लिया कि जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 2500 रुपीज़ पर 8% के हिसाब से वो कितना हो रहा है 200। तो अब हमने सेलिंग प्राइस निकालना तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 2500 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज़ का। तो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास 2700 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 2700 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 15 राघव borrowed some money from his friend at simple interest of 6% per annum. He returned his friend rupees 15,600. After how much time did Raghav return the money if he borrowed rupees 12,000? राघव ने अपने दोस्त से 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने दोस्त को 15,600 रुपये लौटा दिए। राघव ने 12,000 रुपये उधार लेने पर कितने समय बाद पैसे वापस कर दिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है टाइम हमने निकालना है। गिवन क्या दिया है हमारे पास प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,000 रुपीज़। और कितने रुपए उसने वापस किए कुछ टाइम के बाद। रेट कितने 6% पर एनम पर। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितना आ गया अमाउंट इज इक्वल टू 15,600 रुपीज़। रेट कितना दिया हुआ रेट हमें दिया हुआ 6% पर एनम। फाइंड क्या करना हमने टाइम हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम में उसने ये पैसे लौटाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है जब हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन हो। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15,600 माइनस 12,000 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 3,600। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने टाइम फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 6% तो 6/100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। तो 20 से 20 कैंसिल आउट। एक जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई 6 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो मैं इसे यहीं से कैंसिल आउट करता हूँ। तो 0 से 0 कैंसिल आउट 12 से 12 1 द 12 12 3 द 36 और यहाँ पे 0 बच गई तो 0 आ गई ऊपर। अब 6 से 6 1 द 6 6 5 द 30। तो टाइम कितना आ गया टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर। तो वो अपने जो उसने पैसे उधार लिए हैं 12,000 रुपये 6% पर एनम के बाद तो वो 15,600 रुपये उसे वापस दे रहा है। तो वो कितने टाइम में उसे वापस कर रहा है पैसे 5 ईयर में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 5 ईयर।
क्वेश्चन नंबर 19. A has 50 coin of 10 paise denomination while B has 10 coin of 50 paise denomination. C has 20 coin of 25 paise denomination while D has 25 coin of 20 paise denomination. The average paise per person is what? तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो पर्सन ए है उसके पास 50 कॉइन है, कितने पैसे के? 10 पैसे के. तो मल्टीप्लाई 10, तो ए के पास टोटल पैसे कितने आ गए? 500. और बी के पास क्या बोला हुआ है? 10 कॉइन है, कितने पैसे के? 50 पैसे के. तो 10 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 500 पैसे. और सी के पास क्या बोला हुआ है? सी इज इक्वल टू 20 कॉइन है 25 पैसे के. तो 20 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 टू द 500, तो 500 पैसे. और डी के पास कितने हैं? डी के पास 25 कॉइन है और 25 कॉइन है कितने पैसे के? 20 पैसे के. तो 25 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 500 पैसे. तो अब हमने क्या निकालना है? एवरेज पैसे पर पर्सन. तो एवरेज क्या आ जाएगी? एवरेज इज इक्वल टू 4 पर्सन है और 4 पर्सन, एक पर्सन के पास कितने पैसे हैं? 500. तो ऐड कर देंगे 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 4. तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2000 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 द 4, 4 5 द 100. तो एवरेज पैसे कितने होंगे हर एक पर्सन के पास? तो वो कितना हो गया? 500 पैसे. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 500 पैसे. क्वेश्चन नंबर 20. द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 12 ईयर. इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर. द एज ऑफ द टीचर इज व्हाट? 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है. यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है. शिक्षक की आयु क्या होगी? तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है? एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट दी हुई है कितनी? 12 ईयर. लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज इक्वल टू 12 ईयर. तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं 20 स्टूडेंट की. तो टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 240 ईयर. तो ये क्या आ गई हमारे पास? टोटल एज आ गई 20 स्टूडेंट की. अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? इफ़ द टीचर एज इज एडेड या फिर इफ़ द टीचर एज इज इंक्लूडेड. अगर मैं टीचर की एज को ऐड करूंगा तो क्या होगा? इफ़ टीचर एज इज इंक्लूडेड, तो एवरेज कितनी बढ़ रही है? इंक्रीजेज बाय 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट प्लस एज ऑफ टीचर इज इक्वल. तो एवरेज एज कितनी बढ़ गई? 1 ईयर. तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो जो एवरेज एज थी स्टूडेंट की वो कितनी है? 12 ईयर. और जब हमने टीचर की एज इंक्लूड की तो वो अब यहाँ पे टोटल कितने पर्सन हो गए? 21. तो एवरेज एज कितनी आ जाएगी 21 की? इज इक्वल टू 13 ईयर. तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं 21 लोगों की. तो क्या आ जाएगा? टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट प्लस एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 273 ईयर. तो ये क्या आ गई हमारे पास? टोटल एज आ गई 20 स्टूडेंट की. एंड जब हमने एक टीचर की एज को ऐड किया तो हमने फाइंड क्या करना है? एज ऑफ टीचर हमने फाइंड करनी है. तो लिख लेते हैं यहाँ पे एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट प्लस एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू कितने है? 273. और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट. तो क्या आ जाएगा? 273 माइनस 240 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास? 30 ईयर. तो जो टीचर की एज है वो कितनी आ गई हमारे पास? 30 ईयर. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट,
30 ईयर।